हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के साइंस के सीरीज का आज जो हमारा वीडियो होगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 यानी कि 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से होगा, जिसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए यानी कि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी बीपीएससी के अलावा अगर आप केवीएस, सीटेट, डी ट्रिपल एस कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्लास 8 के चैप्टर 14 यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से सारे क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और ये करंट से संबंधित चैप्टर है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार के पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं? आप सभी को पता है कि सुचालक क्या होता है, मतलब कि विद्युत करंट जिस धातु से पास करती है, जिस भी वस्तु से पास कर जाती है, उसे विद्युत का सुचालक कहा जाता है। जैसे अगर आप सूखी लकड़ी को लेंगे और बिजली यानी कि करंट को, बिजली के तार को टच कीजिएगा तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी से विद्युत धारा पास नहीं करती है। वैसे ही अगर प्लास्टिक का एग्जाम्पल लें, कांच का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए नहीं होगा। रबड़ और लकड़ी में भी विद्युत का ये सुचालक नहीं है। धातु और नमक का घोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई भी धातु, जैसे आप तांबा लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, तो उससे विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रवाह होती है, तो इसीलिए यह विद्युत का सुचालक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी में दिया है नमक का घोल, तो नमक का घोल विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि यह आयनिक होता है। क्या होता है? आयनिक होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी घोल जब आयनिक होगा तो विद्युत का सुचालक होगा। वहीं पे अगर हम बात करें चीनी के घोल का, चीनी का घोल आयनिक नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक है। याद रखिएगा, यानी कि चीनी के घोल में आप लोग करंट पास कीजिएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, यानी कि करंट का प्रवाह नहीं होगा वहां पे। वही अगर कागज की बात करें तो कागज से भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत और नमक का घोल। नींबू के घोल में भी धारा प्रवाहित होती है, तो इसलिए नींबू का भी घोल जो होगा वो क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि वो आयनिक होता है। याद रखिएगा, आगे इसी पे सारा क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत अपघटन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन होता क्या है कि कोई भी धातु का घोल है उसको प्लस माइनस में तोड़ना, आयनों में तोड़ना ही विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। यानी कि एक बीकर में मान के चलिए कि घोल है, किसी भी धातु का घोल है, इसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज उपस्थित रहते हैं, यानी कि आयनिक है तो प्लस और माइनस दोनों रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा को प्रभावित करके यानी कि प्रवाह करके और इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को अलग अलग तोड़ देना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और इसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी भी आर्टिफिशियल गहना जो होता है, जिस पे तांबे पे सोने का परत चढ़ा दिया जाता है, चांदी पे सोने का परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसको इस प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका खोज किसने किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का खोज किया था माइकल फैराडे ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है। याद रखिएगा, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इन्होंने ही विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अध्ययन किया था, जो कि ये चैप्टर का आपका नाम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग। अभी हम आपको बता दिए हैं कि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रयोग क्यों किया जाता है, रासायनिक प्रभाव, तो आपको पता है कि आयनों में, किसी भी घोल के आयनों को तोड़ने के लिए किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? किसी भी एक धातु पर दूसरी धातु का लेप चढ़ाने के लिए, परत चढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत लेपन। देखिए ये चैप्टर समझने वाला है,
और मैं जो बोल रहा हूं इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तभी जाकर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो एंड होने तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी लिखा हुआ है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अभी हम आपको बताएं यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा कि जो रासायनिक विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है वो कैसे काम करता है। तो अभी आपको पता है कि हम जो भी आपका धातु का घोल है उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है, इसी प्लस और माइनस को तोड़ना है, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक आयनों को तोड़ने का ही प्रक्रिया जो होता है उसी को कहा जाता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी कि एक परत पर दूसरी परत को चढ़ाना, जिसको एक नाम दिया जाता है विद्युत लेपन, यानी कि विद्युत का लेप लगाना, किसी भी धातु के ऊपर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना, उसी को विद्युत लेपन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लांटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ एक प्रक्रिया दिया हुआ, देखिए ये तांबा का प्लेट है, देखिए ये तांबा का प्लेट है, इस घोल में यानी कि कॉपर सल्फेट के घोल में इसको डाला गया है और देखिए यहाँ से करंट पास किया गया है, ठीक है, करंट पास किया गया है, तब जाके इसमें ये एक एक्टिविटी है, तब आपको करंट पास होने के बाद यानी कि इस घोल में कॉपर के घोल में कॉपर सल्फेट के विलयन में तांबे के प्लेट को डाला गया, डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया, तब जाके इस प्लेट को निकाला गया, तब आपको इसका यानी कि कॉपर सल्फेट का जो परत था इस तांबे के प्लेट के ऊपर चढ़ गया, यानी कि इसी को विद्युत लेपन कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से ध्यान रखिएगा, आजकल जो मार्केट में आर्टिफिशियल गहना आ रहा है सब विद्युत लेपन के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नमक का जल घोल, ये तो विद्युत का सुचालक होता है। रबड़, राइट आंसर हो जाएगा, रबड़ ही, यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसका उपयोग विद्युत तारों के आवरण में किया जाता है, यानी कि विद्युत तार के ऊपर जो कवर किया रहता है वो रबड़ का ही रहता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिड का जल घोल, यानी कि एसिड भी क्या होता है, आयनिक होता है, तो इसलिए विद्युत का सुचालक है, ठीक है। गीला लकड़ी, तो सूखल लकड़ी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जैसे ही वो गीला हो गया तो उसमें करंट पास होने लगता है और वो विद्युत का सुचालक बन जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, रबड़। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आइए एक एनोड और कैथोड के बारे में चर्चा करते हैं, या इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। विद्युत अपघटन में धनायन कहां पर होता है? धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ऋणायन मतलब निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां होता है? तो ये आपका होता है कैथोड पर, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं, इसी को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या करते हैं कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। तो देखिए एनोड जो होता है ना, एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है एनोड के बारे में कि विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बता चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर ऋणायन आकर्षित होते हैं, यानी कि अगर एक बीकर में हम किसी भी लिक्विड का यानी कि किसी भी धातु का हम सॉल्यूशन लिए हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में लिए हैं, तो उस पर देखिए ये हमारा एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। यानी कि एनोड पर कैसा चार्ज होगा? एनोड पर आपका धनात्मक चार्ज होता है, यानी कि एनोड पर धनात्मक चार्ज होता है। वहीं कैथोड की बात करें, कैथोड की समझने की कोशिश कीजिएगा, कैथोड पर ऋणात्मक चार्ज होता है। और आप सभी को अभी तुरंत मैं बताया हूं कि ये जिस भी धातु का घोल है इसमें प्लस और माइनस दोनों उपस्थित रहते हैं, यानी कि इसमें धनायन भी और ऋणायन भी दोनों पूरा इस लिक्विड में उपस्थित रहते हैं। तो अब बताइए कि ये जो एनोड है, जो एनोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो ये रॉड है, ये जो रॉड है किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? प्लस को कि माइनस को? तो माइनस को, यानी कि इस रॉड के पास इस घोल में जितने भी ऋणायन है यानी कि ऋण आवेशित है, निगेटिव चार्ज वाले जितने भी कण हैं, ये सब इस एनोड के
रॉड के पास आके इकट्ठा हो जाएंगे। आ गया होगा आपको समझ में। एनोड पर देखिए ये एक सॉल्यूशन है जिसमें प्लस और माइनस दोनों है, ठीक है। इसमें जैसे ही हम एनोड का छड़ डालें, करंट पास किए, तो छड़ पे यानी कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज रहता है यानी कि धनात्मक होता है, तो ये अपनी ओर इस सॉल्यूशन में से सारे निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वहीं इसका अपोजिट कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है, और इस पे जैसे ही करंट पास किए तो ये क्या किया कि प्लस को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को सबको अपने पास इकट्ठा कर लिया। यानी कि इस सॉल्यूशन का जो भी ये सॉल्यूशन था, घोल था, ये दो पार्ट में टूट गया। किसमें? माइनस में और प्लस में। यानी कि प्लस कैथोड की ओर आकर्षित हो गया, माइनस एनोड की ओर आकर्षित हो गया। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी कि आयनों को दो पार्ट में, दो अलग अलग भागों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा विद्युत लेपन किया जाता है, यानी कि विद्युत लेप किया जाता है। चलिए, तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होता है। अभी हम आपको बोले कि जब तक, देखिए जल क्या होता है, शुद्ध जल जो होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, और ये न्यूट्रल होता है, ना ये धनायन होता है ना ऋणायन होता है, यानी कि ना ये अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए जो शुद्ध जल होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। जब तक आयनिक नहीं होगा तब तक ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा। तो इसमें घुले हुए लवण नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें घुले हुए लवण नहीं होते हैं। इस आइए यहाँ देखिए एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जो जल हमें नलों, हैंडपंप, कुआं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए उसमें करंट पास करता है, ठीक है। इसमें अनेक लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा, यानी कि अगर जिस भी वाटर में थोड़ा सा भी खनिज लवण है तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, इसलिए यह जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा जल? देखिए ध्यान रखिएगा, जो नल के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा, कुआं के द्वारा, नदी, झील, झरना के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध जल नहीं होता है। इसमें कुछ खनिज लवण होते हैं जिसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक होते हैं। इसके विपरीत अशुद्ध जल, यानी कि जो आपका प्यूरिफाइड वाटर होता है, ये आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है और इसका पीएच मान जो होता है 7 होता है, इसलिए विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लवण से मुक्त होता है, ये चालक का हीन चालक होता है। ध्यान रखिएगा। वाटर में भी दो पार्ट में बांट दिया गया, एक अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल, दूसरा जो हम लोग नॉर्मल घर में यूज करते हैं उसमें करंट आप लोग देखे होंगे पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है? तो कौन सा पदार्थ जो आयनिक होगा उसको हम लोग लेंगे, क्योंकि आयन ही प्लस और माइनस में टूटेगा तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी। तो बताइए, ग्लूकोज? बिल्कुल नहीं। चीनी का घोल? बिल्कुल नहीं। नमक का घोल? नमक का घोल क्या होता है? आयनिक होता है। तो इसीलिए हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में नमक के घोल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, बैटरियों में विद्युत धारा का उत्पादन किसके कारण होता है? यानी कि जो बैटरी होता है उसमें विद्युत धारा का उत्पादन किसके कारण होता है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक क्रिया, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो सभी को पता है कि बैटरी में रासायनिक क्रिया के द्वारा ही विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा ऐसा कुछ होता नहीं है बैटरी में। बैटरी के अंदर केमिकली रिएक्शन यानी केमिकली चेंज होता है जिसके कारण बैटरी में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। देख रहे होंगे ये बैटरी का एक रूप दिया गया है। इसमें ये जो कार्बन की छड़ होती है आप लोग देखे होंगे, जो बैटरी सेल होता है कार्बन की छड़ होती है, और ये इसमें ऊपर धातु की टोपी लगी रहती है। विद्युत लेपन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कब से हम आप लोगों को बता रहे हैं विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन कैसे किया जाता है, इसको एक बार और समझेंगे।
विद्युत लेपन की प्रक्रिया कैसे होती है। मान के चलिए कि एक बीकर में किसी भी धातु का लिक्विड फॉर्म है, यानी कि घोल है उसका, तो जब कोई भी धातु है तो उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों उपस्थित रहता है। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, 10 से 15 सेकंड लगेगा। यानी कि कोई भी धातु का घोल है तो उसमें प्लस माइनस दोनों रहता है। तो बताइए कि जब दोनों मिक्स है तो हम धातु का लेप कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसमें दो रॉड रहता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। इन दोनों रॉडों से इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे निगेटिव चार्ज रहता है। जब इसमें हम लोग जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो आयन है यानी कि प्लस और माइनस, तो देखिए एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसमें, तो ये निगेटिव को यानी कि ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि ये जितना ऋणायन है इस रॉड के पास एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वही ठीक इसका अपोजिट कैथोड पर निगेटिव चार्ज रहता है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या करता है कि सारे पॉजिटिव चार्ज को यानी कि जितना भी धनायन है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यहाँ पे इकट्ठा कर लेगा। तो देखिए ये जो लिक्विड था धातु का, ये दो पार्ट में बट गया, माइनस में और प्लस में। इसी प्रक्रिया को हम लोग विद्युत यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है, यानी कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया इसी माध्यम से किया जाता है। आयनों को तोड़ने के लिए यानी कि प्लस और माइनस को तोड़ने के लिए ही विद्युत लेपन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो इसमें ये क्यों किया जाता है? धातु को जंग से बचाने के लिए। ठीक है, किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए हम लोग विद्युत लेपन का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण, अपघटन, संघटन, गलन। अभी कब से हम लोग यही बता रहे हैं अपघटन की प्रक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी प्रक्रिया होती है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से? इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि आयनों को तोड़ने का काम किया जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक चार्ज होता है? अभी आपको बताया। देखिए एक बार अगर आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हो सकता है कि आने वाले सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे है। तो बताइए तो धनात्मक चार्ज किस पे होता है, एनोड पे कि कैथोड पे? तो एनोड पे होता है। बड़ी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे एनोड और कैथोड में, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज एनोड पे होता है। ठीक है, जो कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? निगेटिव को यानी कि ऋणायन को आकर्षित करेगा। इस पर ऋणायन आकर्षित होते हैं, ध्यान रखिएगा। यही प्रक्रिया किया जाता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन विधि द्वारा, गलन, विद्युत अपघटन, संघनन। तो ये प्रक्रिया किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा ही एल्युमिनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया को देखिए एक नया नाम दिया जाता है, क्या? हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि एल्युमिनियम के शुद्धिकरण को विद्युत अपघटन तो कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस तो कहा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा एक इसका नाम अलग से दिया गया है, हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है। अब आइए, पानी में नींबू का रस डालने पर वह विद्युत का सुचालक बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो कब से मैं बता रहा हूं कि नींबू का रस जो होता है आयनिक होता है, इसीलिए ये इस पे क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि ये आयनिक होता है। तो आयनिक हो गया तो यानी कि ये कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। तो इस पे विद्युत का ये सुचालक होता है। ये हम पहले क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 होगा। विद्युत अपघटन में किस प्रकार का अभिक्रिया घटित होता है? ठीक है, विद्युत अपघटन में आप लोग दो चीज देखे होंगे, अपचयन और ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और रिड्यूशन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिड्यूशन की प्रक्रिया होती है। एनोड पर
ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। जो एनोड का रॉड होता है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं अगर कैथोड की बात करें जो कि निगेटिव चार्ज होता है, ये अपनी ओर निगेटिव को यानी कि ऋणायन को आकर्षित करेगा और कैथोड धनायन को आकर्षित करेगा। ठीक है, यानी कि तब जाके एनोड पर जो होगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एनोड के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखिएगा कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये अपनी ओर निगेटिव ऋणायन को आकर्षित करता है और इस पे एनोड पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया घटित होती है। वहीं अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है और ये अपनी ओर पॉजिटिव यानी कि धन आयन को आकर्षित करता है और यहाँ इस प्रक्रिया पे अपचयन की यानी कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, किसके माध्यम से किसी विद्युत पर सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जो आर्टिफिशियल आजकल गहना आ रहा है उसमें विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करके ही सोने पर चांदी पर सोने की परत चढ़ाई जाती है, या किसी भी धातु पे किसी भी धातु का आप लोग परत चढ़ा सकते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी कि विद्युत लेपन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम क्या बोले कि आप ऊपर जो हम समझाएं अगर आप समझ गए होंगे तो नीचे का सारा क्वेश्चन आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यानी कि विद्युत लेपन का उपयोग चांदी, सोना आदि धातुओं को पतली परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे वस्तु में चमक और स्थायित्व बढ़ता है। तो ये आज के हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं साइंस का और एसएसटी का। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। एक सेशन हम इसका और ले लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।